चलिए देखते हैं प्रतिशतता, है ना, परसेंटेज, इसका सेकंड जो कालखंड है इसका अध्ययन करेंगे। देखिए पहला इसका प्रश्न है ना, प्रतिशतता से आप लोग भली भांति उसका अर्थ समझते हैं। प्रतिशत मतलब प्रति सैकड़ा में बताना होता है। कोई भी जो आंकड़ा बताते हैं वो प्रतिशत में लिख दें तो वो प्रति सैकड़ा में, है ना, 100 में कितना उसको प्रदर्शित करता है। मैंने लिखा यहाँ पर 75% लिख दिया, मतलब 100 में 75, है ना। हालांकि अगर वो पूर्णांक अगर 200 है ना, तो 200 का पूर्णांक है और उसमें 75% कहा जाए तो 75% का मतलब है प्रति 100 में 75। तो 200 में कितने बार 75 आ जाएगा? 2 बार 75 आ जाएगा। और 75 हम जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। और अगर 150 लाता है 200 में तो कितना प्रतिशत हो गया? 75%, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है इसको देखते हैं। पहला नंबर का जो प्रश्न है, किसी गांव की जनसंख्या 3000 है। एक गांव है, वहां की जो जनसंख्या है वो 3000 है और पहले वर्ष 10% बढ़ती है। पहले साल उस गांव की जनसंख्या 10% बढ़ती है। एक वर्ष बाद, अर्थात दूसरे साल कह सकते हैं, है ना, पहले साल 10 वर्ष बढ़ती है, उसके बाद एक वर्ष बाद उसमें 10% की कमी आती है। तो जनसंख्या में होने वाले प्रतिशत बढ़ोतरी या कमी ज्ञात कीजिए। क्या जनसंख्या में कमी हुई है या वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है, उसको ज्ञात कीजिए। वो भी किसमें ज्ञात कीजिए? प्रतिशत में, है ना। आंकड़ा में तो हम बताएंगे ही, प्रतिशत में भी उसको बता देंगे एग्जैक्ट मान के साथ साथ, ठीक है। तो दिया गया है किसी गांव की जनसंख्या दिया है, जनसंख्या बराबर ये है 3000, है ना। इसको हम ट्रिक से एक स्टेप में आसानी से भी बना सकते हैं, है ना। इस प्रकार प्रतियोगी परीक्षा में अगर आए प्रश्न, है ना, तो इसको हम ट्रिक से बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिया है किसी गांव की जनसंख्या 3000 है ना, ये दिया गया है। अब यहाँ पर बताया गया है पहले वर्ष 10% बढ़ती है। कितने की 10%? 3000 की 10%, है ना। तो यहां लिखेंगे पहले वर्ष जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि कितने प्रतिशत होती है? 10% होती है पहले वर्ष, ठीक है। अर्थात कितने का 10%? कुल जनसंख्या कितनी है? 3000 है, अर्थात 3000 का 10%। इस प्रकार से आप लिखेंगे, ठीक है। गांव की जनसंख्या 3000 है, पहले वर्ष 10% बढ़ती है, अर्थात पहले ये निकाल लो 3000 का 10% कितने हैं और उसको हम जोड़ देते हैं तो कुल तात्कालिक जो जनसंख्या है वो पता चल जाएगा, है ना। तो 3000 का 10% इस प्रकार से लिखेंगे आप। और उसके बाद जहां का है ना, का की जगह आप कौन सी संक्रिया लगाते हैं? गुना का प्रयोग करते हैं। और 10% मतलब होता है 10 प्रति सैकड़ा, 10 प्रति सैकड़ा बटा 100, ठीक है। तो इस प्रकार से 0 जो है वो कैसा हो जाता है? ये 30 गुना 10 कितना हो गया? 300। 10% बढ़ती है मतलब 300 बढ़ती है। जनसंख्या 3000 है, उसमें पहले वर्ष 300 बढ़ जाती है। तो पहले वर्ष के पश्चात, है ना, यहाँ पर एक और लिखा है एक वर्ष बाद उसमें 10% की कमी आती है। अब देखिए 2 बार एक वर्ष लिख दिया है, पहले वर्ष और एक वर्ष। इसका मतलब ये है जो पहले जो बढ़ चुकी है उसके एक साल बाद ऐसे बताया गया है ना, ये तात्पर्य है। तो देखिए पहले वर्ष जनसंख्या में वृद्धि होती है 10% की, तो 300 वृद्धि होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं पहले वर्ष 10% बढ़ती है। तो यहाँ पर पहले वर्ष जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या है वो 3000 है, पहले वर्ष 10% बढ़ती है, अर्थात 300 बढ़ती है। तो पहले वर्ष जनसंख्या कितना हो जाएगा? बढ़ती है उसको करके, 3000 पहले से है, 300 बढ़ती है, तो ये हो जाता है 3300,
ये हो जाता है 3,300। ठीक है, अब इसके बाद एक वर्ष बाद हमारे पास जो जनसंख्या है वो 3,300 है। कितना है? 3,300 है। उसके बाद वो 10% की कमी होती है ना। फिर हम यहां लिखेंगे एक वर्ष बाद जनसंख्या में 10% की कमी होती है। जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की कमी होती है? 10% की कमी होती है। अभी कितनी हो गई है? 3,300। पहले कितनी थी? 3,000। 10% की वृद्धि से 300 और बढ़ गया। लेकिन एक वर्ष बाद, इसके एक वर्ष बाद वह 10% की कमी होती है, अर्थात अब हमारे पास जो कुल जनसंख्या है वो 3,300 है। 3,300 का 10% निकालना है और ये कमी होती है ना। घटाएंगे, यहाँ तो जोड़ दिए, बढ़ गया तो यहाँ पर क्या करेंगे? घटाएंगे। और कितने में घटाएंगे? 3,300 में। जो भी मान आएगा 3,300 में घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए 3,300 जहां का लिखा है वहां हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं और 10 बटा प्रतिशत है वहां पर बटा 100 लिखते हैं। तो इस प्रकार से 0 0 करके हम कैंसिल कर देते हैं। तो 33 गुना 10 करते हैं तो 330 आता है। ये देखिए 330 की कमी हो जाती है। एक साल के बाद 3,300 जो हो चुका था उसके बाद 330 की कमी आती है अगले साल। ठीक है, तो कमी हो जाती है तो यहां लिख सकते हैं जनसंख्या में कमी। चलिए यहां यहीं पर ही निकाल लेते हैं। तो जनसंख्या में कमी होगी या वृद्धि होगी? ये देखने से ही समझ में आ जाता है। जनसंख्या में परिवर्तन भी लिख सकते हैं आप। तो आप तो स्पष्ट रूप से पता है 3,300 में 330 घटाएंगे तो 3,000 से कम आ रहा है। पहले की जो जनसंख्या है उससे 3,000 से कम आ रहा है। तो क्या हो रही है? यहाँ पूछा गया है बढ़ोतरी होगी या कमी होगी? तो क्या होगी? कमी होगी। जनसंख्या में कमी निकालने के लिए प्रारंभिक जो जनसंख्या है यहाँ पर कितने हैं? 3,000। 3,300 में कितना घटा देंगे? 330, है ना। अभी इसी वर्ष का निकाल रहा है ना। एक वर्ष जैसे हुआ उसके बाद 3,300 जनसंख्या हो गया, 300 बढ़ के। अब इसमें 10% की कमी होती है, अर्थात 330 की कमी होती है। तो कमी को निकाल लो, कितना होता है? 3,300 है, 330 घटा दिए तो कितना आ जाएगा? 300 घटाएंगे तो 2970। ये हो गया एक वर्ष बाद की जनसंख्या। अब जनसंख्या में कुल कमी देखिए, प्रारंभ से, स्टार्ट से, है ना। जनसंख्या में कमी होगी, ऐसा लिख दीजिए यहाँ पर, कमी होगी, अर्थात कमी, है ना। जनसंख्या में कमी बराबर पहले कितना था? 3,000 एकदम स्टार्ट में, और लास्ट में कितना हो गया? 2,970, अर्थात 2,970, है ना। सबसे पहले कितना था? 3,000 और लास्ट में अभी कम होने के बाद कितना हो गया? 2,970, 2,970। तो कितने की कमी हुई? 30 की कमी हुई। जनसंख्या में पहले से अब तक की जो लास्ट में जो परिवर्तन हुआ है वो 30 की कमी हुई। अब इसी को प्रतिशत में बताना है, कितने प्रतिशत कमी हुई, है ना। तो यहां पर जनसंख्या में हुई कमी का प्रतिशत, हुई कमी का प्रतिशत। ये देखिए जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो कितने कम हुई है, कितने नंबर पाए हैं? 30, है ना। तो 30 की कमी हुई है। कितने में 30 की कमी हुई है? 3,000 में, है ना। कमी बटा प्रारंभिक जनसंख्या गुणा 100, है ना। हम जो निकाल रहे हैं यहाँ पर प्रतिशत वो प्रारंभिक जनसंख्या है। ठीक है, कितने प्रतिशत कुल कितने कमी हुई? 30 की कम हो गई जनसंख्या 2 साल बाद, है ना। और कुल जनसंख्या कितनी थी पहले? 3,000, है ना। गुणा 100 करते हैं तो प्रतिशत में निकल जाता है ना। तो यहाँ पर ये 3 0 और ऊपर का 3 0 कैंसिल हो गया, है ना। 1 2 3 और 3,
और ये भी कैंसिल हो गया, 3 से 3 सभी कैंसिल हो गया। देखिए ऊपर भी 3000, नीचे भी 3000 कैंसिल होगा तो एक बचेगा। क्या बचता है जब सभी को हम भाग दे दे तो 1, तो 1% जनसंख्या में कमी हुई है। ये कहां से पता चल रहा है? पहले 3000 थी और 2970 हो गई, तो कमी हुई है। यहाँ पूछा गया है बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है, पहले चेक करो, उसके बाद उसका प्रतिशत निकालो। तो कमी हुई है, 30 की कमी हुई है, और वो कमी का प्रतिशत है 1%, है ना। इसको हम बनाएंगे तो कितना आएगा? 1%, क्योंकि 30 देखिए कमी बटा कुल जनसंख्या गुना 100, है ना, गुना 100, इसलिए क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं। जितने भी आप प्रतिशत निकालते हैं 100 का गुना करते हैं, ठीक है। तो यहां से कैंसिल हो जाता है अंश और हर, तो केवल सभी के सभी कैंसिल जब होता है तो 1 बचता है। 1/1 मतलब 1, है ना, तो 1%, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 630 रुपए का सामान खरीदता है, दुकानदार उसमें केवल 567 रुपए लिए। खरीदे 630 रुपए का, दुकानदार लिए 567 रुपए का, अर्थात दुकानदार ने उसको छूट दी है, कहेंगे, है ना। तो यहाँ लिखे हैं उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत की छूट मिली, है ना। यहाँ पर ये जो मैं क्रम बनाया हूँ, ये क्रम, ये मैं जो बता रहा हूँ उसके आधार पर पहला दूसरा है ना। मैं आप प्रश्न वाले में जाएंगे तो इसका प्रश्न को आप मिला लेंगे कहाँ पर है, दूसरा नंबर। तो पहले तो ये लिखो, है ना, वस्तु का मूल्य, है ना, वस्तु का जो कीमत है कितना हो रहा है ना, या खरीदे गए सामान की कीमत, खरीदे गए सामान की कीमत कितना बताया गया है? 630 रुपये, ठीक है। और ये भी बताया गया है उससे केवल 567 रुपये लिए गए, है ना, दुकानदार द्वारा विक्रय मूल्य, है ना, दुकानदार द्वारा लिए गए राशि। चलिए लिए गए राशि इस प्रकार से लिख दीजिए, है ना। खरीदने का जो खरीदे गए सामान की कीमत 630 रुपये है, और दुकानदार ने कितने लिए? 567 रुपये। तो पहले तो छूट को निकाल लो, कितना छूट है ना। छूट राशि रुपये में छूट को पहले निकाल लो। तो कुल कीमत 630 है, 630 में कितना लिए दुकानदार? 567 लिए। हम घटा देते हैं, तो घटाने पर यहाँ पर आता है ना, 10 हो गया, 10 में 7 घटाए 3 है, एक उधार दे दिए थे 12 हो गया, 12 में, है ना, 6 घटाए तो कितना आएगा? 6 आएगा। फिर एक उधार देने के कारण 5 हो गया, 5 में 5 शून्य हो गया, तो कितना है? 63। तो छूट की राशि जो है 63 रुपये, 63 रुपये की छूट मिला। लेकिन यहां पर पूछा गया है छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये तो छूट की राशि में हो गया, कितने प्रतिशत छूट मिला, है ना। तो यहां लिखेंगे छूट प्रतिशत बराबर, प्रतिशत में हम ज्ञात करते हैं, तो यहां लिखेंगे छूट किए गए रुपये बटा कुल कीमत गुणा 100। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या उसी को छूट बोलते हैं। छूट बटा कुल कीमत, है ना, जो कीमत है उसको लिख दो, गुणा 100। ये देखिए प्रतिशत यहाँ भी निकाल रहे हैं, और प्रतिशत निकालने की बारी आई तो यहाँ भी हम 100 से गुणा किए, है ना। किसका प्रतिशत निकाल रहे हैं? छूट का। कितने में छूट है ना। पहले छोटी जो है अमाउंट यहाँ पर आ गया, कितनी छूट दिया गया? 63। कुल कितने में दिया गया छूट, उसको लेते हैं, 630 में दिया गया, है ना। तो उसको मान रख दीजिए 63 बटा 630 गुना 100, है ना। तो जो कैंसिल हो रहा है देखिए, 1 0 से 1 0, 63 से 63 कैंसिल हो गया, तो केवल 10 बच रहा है। कितना बच रहा है? 10। तो 10%। छूट की प्रतिशत कितने हैं? 10%। दुकानदार ने उस व्यक्ति को
सामग्री खरीदने पर 10% की छूट दिए, है ना। 630 का बन रहा था कुल राशि, उसमें 567 रुपये लिए। तो उसने देखे बिल होने के बाद उसने चेक किए कि मुझे 10% छूट देना है, और उसके बाद उसने 567 रुपये लिए। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की छूट हुई? 10%, है ना। बहुत आसान है। पहले एक्चुअल मान निकाल लो, अमाउंट निकाल लो, उसके बाद उसके प्रतिशत निकाल लो। चलिए अगला अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर, किसी संख्या का 75% 600 रुपये है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमको वह संख्या पता नहीं है। किसी संख्या का 75% 600 है। अब बताइए वह संख्या 600 से ज्यादा होगा कि कम होगा? कोई संख्या है, संख्या का 75% कितना है? 600 है। तो वह संख्या जो मूल संख्या है वह 75 से 600 से ज्यादा होगा कि कम होगा? क्या होगा? है ना? उसका 75% 0.75 कितना है? 600 है। तो निश्चित रूप से मूल संख्या जो है वो 600 से ज्यादा होगी। ठीक है, तो चाहे तो आप 100 भी मान सकते हैं, या 100 नहीं मानेंगे तब भी बन जाएगा, 100 मान के भी बना सकते हैं। चलिए हम 100 मान लेते हैं। माना कि वह संख्या x है, माना कि वह संख्या x है, x मान लीजिए। अब प्रश्न के अनुसार x का कितना प्रतिशत? 75%। कितना है? 600 है। देखिए लिखने की तरीका, एक इतना महत्वपूर्ण ये उपयोगी स्टेप है ना। इसका अगर आप पालन करेंगे तो लगभग प्रतिशत के सभी प्रश्न इसी में आके बनता है, इसके आधार पर। ठीक है, देखिए इसका स्टेप क्या है। पहले कुल को निकाल लो, यहां पर जिसका प्रतिशत निकाला जाता है उसको यहां पर रखो। ठीक है, गुना यहां जो प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है उसको रखो, और उसका जो मान है प्रतिशत में, मान जो निकल जाता है लास्ट में, उसको बराबर के बाद लिखिए। अब देखो इसको 2-3 तरह से पूछा जा सकता है। 1% 75% 600 है। यह एक उदाहरण है, मैं बताता हूं। 1000 का 70% 700 है, ऐसा भी लिख सकते हैं। 1000 का 100% 700 है ना। तो 3 में से देखो 1 2 3 राशि है, 3 में 2 का मान दिया रहेगा, कोई भी 2 का हम तीसरा निकाल सकते हैं। ये फार्मूला को आप लोग ध्यान पूर्वक इसको रखेंगे तो जो ज्यादा बड़ा अमाउंट है जिसका प्रतिशत निकालते हैं उसको यहां लिखो। x का किसका प्रतिशत निकाल रहे हैं? x का कितने प्रतिशत निकाल रहे हैं? 75%। और कितना आता है उसका मान, उसको बराबर के बाद लिखेंगे। ये इसकी फार्मूला है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि x का मान निकालना है, x दिया नहीं है, का की जगह हम गुना लिखते हैं। 75% 75 प्रति सैकड़ा या बटा 100 लिखते हैं, जैसे कि पहले से लिखते आ रहे हैं। है ना, बटा बराबर करके लिखा है 600, है ना, बराबर करके लिखा है 600। चूंकि हमको x का मान निकालना है ना, x का मान निकालना है, इसलिए हम 75/100 को पक्ष, तो वो जब दूसरे साइड जाएगा तो गुना का भाग और भाग का, अर्थात 100/75 हो जाएगा, है ना। 600 गुना 100 बटा, है ना, ये देखिए 75/100, है ना। एक हम भिन्न को पक्षांतर कर रहे हैं जो कि गुणा के रूप में हो, तो जब पक्षांतर होता है तो उसके वो व्युत्क्रम हो जाता है, उल्टा हो जाता है, 100/75। ठीक है, चलिए अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, भाग देते हैं। 75 से 600 विभाजित, ठीक है। 75 का डबल करते हैं तो 150 हो जाता है ना, और 150 को डबल 300, मतलब 4 बार और 8 बार, 4 बार में 300 हो जाता है और 8 बार में 600। तो ये कितना बार जाएगा? 8 बार जाएगा, है ना। बहुत से तरीके हैं, ये अगर दिक्कत जा रहा है तो देखो 25 या 75, 25 4 100 और 3 दूने 6, 3 दूने 6, तो कितना हो गया? 200 गुना 4, तो x बराबर 2
800 गुना 4 मतलब 800, है ना। और ये रुपये है ना, रुपये है, क्या है ये, रुपये है, इसलिए 800 रुपये। ये देखिए 800 रुपये का 75% 600 है। 800 रुपये का 75% कितना है, 600 है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। चौथा नंबर, किसी कक्षा की दर्ज संख्या 40 है। एक कक्षा है जहां पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 40 है, उसमें 36 लड़के उत्तीर्ण हो गए हो, तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 36 लड़के जरूर लिखते हैं, है ना, लेकिन वहां पर कहना चाहिए वो विद्यार्थी की संख्या है। 36 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए हैं 40 में, 40 पढ़ने वाले हैं कोई कक्षा में, 36 वहां से उत्तीर्ण हो गए हैं। तो यहाँ पूछा गया उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। संख्या में तो एक बार में आप देख के बता रहे हो, 36 उत्तीर्ण है तो 4 क्या है, अनुत्तीर्ण है, असफल है ना। तो प्रतिशत में बताना है उसी को, किसमें बताना है, प्रतिशत में, है ना। तो कक्षा की कुल दर्ज संख्या, किसी कक्षा की कुल दर्ज संख्या बराबर 40, है ना। किसी कक्षा की कुल दर्ज संख्या है 40 और उत्तीर्ण संख्या है, उत्तीर्ण संख्या कितने हैं, 36। 36 उत्तीर्ण हो गए हैं, 36 पास हो गए हैं, ठीक है। तो अनुत्तीर्ण निकाल लीजिए यहीं पर, अनुत्तीर्ण संख्या, है ना। अनुत्तीर्ण संख्या जब निकालते हैं तो हमारे पास क्या है, दर्ज संख्या है ना, दर्ज संख्या, या आप प्रविष्ट संख्या भी कर सकते हैं। यहाँ दर्ज संख्या का प्रयोग किया है तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेहतर, है ना। और उत्तीर्ण संख्या, उत्तीर्ण संख्या, तो दर्ज संख्या 40 है, 40 में कितने उत्तीर्ण हो गए, 36 हो गए, तो कितना अनुत्तीर्ण हुए, 4। 40 में 36 घटा दिए तो अनुत्तीर्ण संख्या ज्ञात हो गया है 4। लेकिन यहाँ पर प्रतिशत पूछा गया है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का प्रतिशत पूछा गया है ना। किस प्रकार से निकालते हैं, तो बहुत आसान है ना। पहले उत्तीर्ण को निकालना है तो उत्तीर्ण की संख्या को पहले ऊपर लिख लो अंश में, बटा हर में कुल संख्या को लिख लो और 100 से गुणा कर दो। इसी प्रकार अनुत्तीर्ण का भी निकाल सकते हैं, है ना। देखिए उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत, उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत का प्रतिशत बराबर उत्तीर्ण संख्या, उत्तीर्ण संख्या कितने उत्तीर्ण हुए बटा कुल दर्ज, है ना। कुल दर्ज में कितने उत्तीर्ण हुए गुना 100, है ना। फार्मूला वही है जैसे इसके पहले हम इसका प्रयोग किए हैं, है ना। तो उत्तीर्ण कितने हैं, 36। कितने उत्तीर्ण है, 36। कुल दर्ज कितने हैं, 40। कितने से गुना करेंगे इधर, 100 से, ठीक है। 1 0 से 1 0 कर दिया, 4 में 36, 9 हो गया। 9 गुना 10, 9 दहम 90, 90%। उत्तीर्ण विद्यार्थियों के जो प्रतिशत है वो 90% है। यहीं से अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत निकाल सकते हैं। 100 में 90 को घटा दो, कितना प्रतिशत बचा, 10%, है ना। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत 10% निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं इसी फार्मूला से और आगे बता देता हूं। तो यहां लिखेंगे अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत। इसके बाद चाहे तो आप सीधे सीधे भी इसको घटा के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी लिख देते हैं अनुत्तीर्ण संख्या, अनुत्तीर्ण संख्या बटा कुल दर्ज या दर्ज संख्या गुना 100। अनुत्तीर्ण कितने हैं, 4 है,
कुल दर्ज कितने हैं, 40 है, और गुना 100। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 एकम 4, तो 10 बचता है केवल। कितना बचता है, 10%। तो विद्यार्थियों का उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण जो प्रतिशत है, उत्तीर्ण प्रतिशत 10 है, सॉरी 90% उत्तीर्ण है और अनुत्तीर्ण प्रतिशत 10 है। ठीक है, तो इसको लास्ट में भी लिख सकते हैं, है ना। उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत बराबर 90 और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत बराबर 10। तो इस प्रकार से बनाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और कहीं कोई आप लोगों को डाउट होता है तो जरूर पूछे। पांचवा नंबर, किसी गांव में 90% व्यक्ति साक्षर हैं। यदि उस गांव की जनसंख्या 1600 है तो साक्षर एवं निरक्षर की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर प्रतिशत में दिया गया है, अब यहाँ संख्या निकालना है, एक्चुअल संख्या, है ना। किसी गांव में कुल जनसंख्या दिया है 1600, है ना। गांव की कुल जनसंख्या, एक गांव है जहां की कुल जनसंख्या है 1600, किसी को 1600 बोलते हैं ना। तो 1600 जो है वो कुल जनसंख्या है, और यहाँ 90% व्यक्ति साक्षर है। साक्षर व्यक्तियों की संख्या कितने प्रतिशत है, 90%। और कितने का 90%, 1600 का है। तो यहाँ पर ये भी जरूर लिख लीजिए, जब साक्षर व्यक्ति की संख्या 90% है तो निरक्षर, है ना, की संख्या कितना हो जाएगा, श्योर है ना। निरक्षर व्यक्तियों की संख्या बराबर 100% में, है ना। कुल को 100 मानते हैं, 100 में कितना घटा देंगे, 90% घटा देंगे, तो कितना प्रतिशत आता है, 10%। ये प्रतिशत में है, तो यहाँ पर एक्चुअल संख्या निकालना है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे साक्षर व्यक्तियों की संख्या, यहाँ और लिखेंगे साक्षर व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या नहीं है जी, है ना। यहाँ पर थोड़ा सुधार लेंगे, व्यक्तियों का प्रतिशत, व्यक्तियों की प्रतिशत का प्रतिशत, थोड़ा सा इसको आप सुधारेंगे। साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत है 90% और निरक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत है 10%, है ना। ये सुधार लेंगे। अब संख्या निकालने जा रहे हैं। ये प्रतिशत जो है दिया गया है ना। साक्षर का दिया है तो हम निरक्षर का निकाल लिए, ऊपर में प्रतिशत जरूर लिखेंगे। अब साक्षर व्यक्तियों की संख्या बराबर कितने का 90% है, 1600 का 90%, है ना। 1600 या 1600 ये कुल जनसंख्या है गांव की, उसमें 90% जो है वो साक्षर है। ठीक है, तो 1600 लिखने के बाद जहां का है वहां हम गुणा की संक्रिया लगाते हैं। का अर्थ जो है गुणा होता है, और 90 प्रति सैकड़ा, 90 ये प्रति बताता है और ये सैकड़ा या शत, है ना, प्रतिशत। तो इस प्रकार से हम जहां जहां कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल कर लेते हैं, है ना। 16 निया कितना होता है, 144, और एक शून्य लगा देते हैं, है ना। 16 निया 144 और एक 0, तो 1440 साक्षर व्यक्तियों की जो संख्या है वो है 1440, कितने में, 1600 में। तो निरक्षर का निकालने के लिए ये फार्मूला लगाने के बजाय आप सीधे सीधे घटा भी सकते हैं। ठीक है, निरक्षर व्यक्तियों की संख्या निरक्षर व्यक्तियों की संख्या बराबर कुल जनसंख्या, है ना। इस फार्मूला का हम प्रयोग कर लेते हैं। कुल जनसंख्या में किसको घटा देते हैं, साक्षर की संख्या, साक्षर संख्या लिख देते हैं सीधे सीधे, 60 में साक्षर व्यक्तियों की संख्या। तो कुल जनसंख्या 1600 है,
उसमें 1440 को घटाते हैं, है ना? तो कितना आएगा? 160 आएगा, है ना? 0 से 0 जोड़े, 6 4 10, 1 80, ठीक है। 160 जो निरक्षर व्यक्ति है उस गांव में, ऐसे भी तो यहाँ इसका 10% सीधा सीधा निकाल सकते हैं, 1600 का 10%, एक जीरो हटा दो, 160, है ना? तो साक्षर व्यक्तियों की संख्या 1440 है उस गांव में, और निरक्षर व्यक्तियों की संख्या है 160। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से सभी प्रश्न को हमने बना के बता दिए हैं। एक प्रश्न जो है उसको देखते हैं, 14 नंबर है यहाँ सीरियल नंबर में, उसको देखते हैं, छूटा हुआ था। चौदह नंबर का प्रश्न है, सीरियल नंबर। बैंक में एक व्यक्ति 5000 रुपये जमा कराए। बैंक में एक व्यक्ति ने 5000 रुपये जमा कराए। कुछ वर्षों के बाद उसे 6000 रुपये मिले। जमा किए 5000, कुछ वर्ष बाद जब उसको निकाले, है ना, तो उसको कितना मिला? 6000 रुपये। उसके धन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? है ना, राशि तो समझ में आ रहा है, 1000 बढ़ गया, लेकिन उसी को प्रतिशत में बताया जाए कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो किस प्रकार से उसको बढ़ाएंगे? देखिए, तो यहाँ तो लिखेंगे व्यक्ति द्वारा बैंक में जमा किए गए राशि। व्यक्ति द्वारा बैंक में जमा की गई राशि, जमा की गई राशि बराबर 5000 रुपये। उस व्यक्ति ने बैंक में 5000 रुपये जमा किए और कुछ वर्ष बाद जब उसको निकाले तो वहां से 6000 मिला, है ना। और यहां पर लिखेंगे कुछ वर्षों के बाद उसे 6000 रुपये मिले। कुछ वर्षों बाद व्यक्ति को प्राप्त राशि, व्यक्ति को मिले राशि या प्राप्त राशि या रुपये भी लिख सकते हैं सीधे। तो कितना मिला? 6000 रुपये। राशि लिखने से हम यहाँ पर रुपये लिख सकते हैं एक बार और, ठीक है। तो ये हो गया। कितनी प्रतिशत जो है अधिक मिली उसको लिख देते हैं। धन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर धन में वृद्धि भर लिखेंगे यहाँ पर, है ना। प्रतिशत तो बाद में निकालना है, पहले धन में वृद्धि को देख लो। तो कितना वृद्धि हो गया? 6000 मिला, कितना जमा किए थे? 5000। तो 6000 में कितना घटा देंगे? 5000, तो यहाँ पर आएगा 1000 रुपये। धन में जो वृद्धि हुआ कुछ वर्षों बाद, साल को भी नहीं दिया है कितने साल बाद, है ना, तो कितना वृद्धि हो गया? राशि में 1000 रुपये की वृद्धि हो गई। तो इसी को प्रतिशत में बताना है, राशि में ना बताकर। वो तो देखने में पता चल रहा है 6000 और 5000, 1000 बढ़ा है, तो कितने प्रतिशत बढ़ा है ना। तो धन में प्रतिशत वृद्धि, धन में व्यक्ति को मिले धन में प्रतिशत वृद्धि या वृद्धि प्रतिशत लिखो, ज्यादा अच्छा लग रहा है। धन में वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत, हाँ सेम है, वही फार्मूला आप लगाएंगे, है ना। वृद्धि बटा, है ना, कितना की वृद्धि हुआ? वृद्धि कितना हुआ? 1000 बटा कितना था स्टार्ट में? जब भी प्रतिशत निकालते हैं प्रारंभिक राशि से निकालेंगे, है ना, इससे नहीं निकालेंगे, है ना। कितनी थी प्रारंभिक राशि? जमा की गई राशि कह सकते हैं इसको, जमा राशि या जमा की गई राशि। और इसमें हम कितने का गुना कर देंगे? क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए कितना का गुना होगा? 100 का गुना होगा, है ना। तो वृद्धि कितना हुई? 1000 की हुई। कितनी जमा किया गया था? 5000 जमा किया गया था, है ना। बीच की राशि से मतलब नहीं है, हम प्रारंभिक को देखते हैं। और कितने से गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। ये 0 0 जो है वो कैंसिल हो गया है ना। तब 5 से हम इसको भाग दे देते हैं 100। 5 दूने 10, 20 बार गया, है ना। 5 दूने 10, एक शून्य लगाया तो 20%। धन में वृद्धि का जो प्रतिशत है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ? 20%, है नहीं। उसकी राशि जो वृद्धि हुई उसके जो प्रतिशत है वो है 20%।
तो यहाँ से सभी प्रश्न जो है हम बना चुके हैं। चलिए हम पहला वाला जो प्रश्न है उसको हम ट्रिक से कैसे बनाएं, इस प्रकार के प्रश्नों को ट्रिक से कैसे बनाएं, चलिए इसको देखते हैं। आप लोग जरूर नोट कर लें। पहला वाला प्रश्न को ट्रिक से, है ना, इस प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो कैसे बनाएं। पहला नंबर, है ना, स्टार्ट ट्रिक से। किसी गांव की जनसंख्या 3000 है, पहले वर्ष 10% बढ़ती है, तो ट्रिक में ये संख्या मायने नहीं रखता, प्रतिशत मायने रखता है। पहले वर्ष 10% बढ़ रही है और दूसरे वर्ष 10% कम हो रही है। यह फार्मूला लाभ और हानि में भी लागू होता है। अगर कहा जाए किसी वस्तु को बेचने पर, है ना, कोई दो वस्तु है, एक वस्तु को बेचने पर 10% की लाभ होती है, दूसरे को बेचने पर 10% की हानि होती है, तो बताइए उसमें हानि प्रतिशत होगी या लाभ होगी और कितनी प्रतिशत आएगी, ये भी पूछा जा सकता है। या इसी प्रश्न में जनसंख्या 3000 है गांव का, पहले वर्ष जो है 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 10% कमी होती है, तो जनसंख्या में होने वाली बढ़ोतरी या कमी का प्रतिशत बताइए। तो ऐसे मामलों में ध्यान दीजिए, है ना, इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा कमी होती है, वृद्धि नहीं होती। या लाभ और हानि के मामले में कहा जाए तो हमेशा हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। यहाँ बढ़ोतरी नहीं होगी, कमी होगी। लाभ या हानि दिया है तो हानि होगी, ठीक है। तो यहाँ इसमें क्या होती है? हमेशा हानि होती है या कमी होती है। तो कमी प्रतिशत, कमी का क्या निकालते हैं हम? प्रतिशत। तो कमी प्रतिशत निकालते हैं। पहले तो क्लियर कर लो कि ऐसे मामलों में क्या होती है, वृद्धि होती है कि कमी होती है? कमी होती है ना, क्योंकि उसी वो जो संख्या है उसी में ही 10% बढ़ रही है और उसी में 10% कम हो रही है, तो क्या होगी? उसमें कमी होगी, है ना। तो कमी प्रतिशत निकालने के लिए क्या निकालते हैं? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कमी या वृद्धि, उभयनिष्ठ कमी या वृद्धि, और लाभ या हानि लिखा रहेगा तो उभयनिष्ठ लाभ या हानि लिखते हैं, बटा 10 और पूरे का वर्ग कर देते हैं। ये इसके फार्मूला निकालने का, है ना। ये सूत्र को नोट कर लेंगे आप लोग। कमी प्रतिशत निकालते हैं, ऐसे मामलों में हमेशा कमी होती है। अगर लाभ हानि की कहा जाए तो यहाँ हानि आ जाएगा, हानि प्रतिशत, उभयनिष्ठ हानि या लाभ बटा 10, ये सूत्र में आता है ना। ये 10 को मत ले रहे हैं ना, ये 10 नहीं है, ये जो 10 ले रहे हैं ना वो 10 नहीं है, ये जो 10 लिखा है वो सूत्र का 10 है, कोई भी मान हो सकता है वहां पर, तो यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं? उभयनिष्ठ कमी और वृद्धि कितने हैं? 10 है और नीचे में भी क्या है? 10 है, तो 10 बटा 10 का वर्ग। 10 से 10 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 1, 1 का वर्ग, और 1 का वर्ग कितना होता है? 1, और बाद में यहाँ प्रतिशत लिखिए बाहर में, 1%, है ना। ये फार्मूला है, सीधे तौर पे डायरेक्ट बना सकते हैं। जो भी मान दिया है, कितना बढ़ा, कितना प्रतिशत बढ़ा या घटा, उसको ऊपर लिख दो। 10 जो है सूत्र में आता है, कोष्टक लगा दो, बाहर में वर्ग कर दो और प्रतिशत लिख दो। तो अंदर का पहले भाग दे दो और उसके बाद वर्ग करो, ठीक है। तो यहाँ पर 1%, हम इसे 60 पद्धति से भी इसको बना लिए, है ना। तो इस प्रकार से हम कर लेंगे।